नमस्ते बच्चों, मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरिहर काका कहानी का भाग 2। तो आइए शुरू करते हैं। हरिहर काका यह मिथिलेश्वर द्वारा लिखी गई कहानी है। भाग 2 शुरू करने से पहले भाग 1 का रिकैप देख लेते हैं। इस कहानी में लेखक और हरिहर काका बहुत अच्छे दोस्त हैं। बचपन में हरिहर काका ने लेखक को पिता की तरह प्यार और दुलार दिया। दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं, अपने दिल की सारी बातें एक दूसरे को बताते हैं। लेकिन कुछ दिनों से हरिहर काका की कंडीशन बहुत खराब है। वो बिल्कुल चुप हो गए हैं और उनके साथ जो घटनाएं घटित हुई हैं, शायद यह कारण है कि उसने उन्हें मौन कर दिया है। लेखक कहानी की शुरुआत अपने गांव से करता है। वहां पर जो ठाकुरबाड़ी का मंदिर है उसके बारे में हमें बताता है कि किस तरह से सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं और सबकी उस पर अंधश्रद्धा है। उसके बाद में लेखक हमें हरिहर काका के परिवार के बारे में बताता है कि उनके परिवार में चार भाई हैं। चारों भाइयों की पत्नियां, बच्चे हैं, बच्चों की भी शादियां हो गई हैं। और हरिहर काका की दोनों पत्नियों की मृत्यु हो गई। उन्हें कोई संतान या बेटा या बेटी भी नहीं है। वो बिल्कुल अकेले हैं और अपने भाइयों के साथ रहते हैं। लेखक उनकी प्रॉपर्टी के बारे में भी हमें बताते हैं कि चारों भाइयों के नाम 60 बीघा जमीन है। मतलब हर एक के नाम 15-15 बीघा जमीन, और सब मिलकर खेती का काम करते हैं। फिर पत्नियों का व्यवहार हरिहर काका के प्रति कैसा है यह भी बताया जाता है कि शुरू में तो पति के कहने पर थोड़ा बहुत हरिहर काका का ध्यान रखती है और फिर बिल्कुल भी ध्यान रखना बंद कर देती है। रूखा सूखा खाने को देती है, बचा कुचा। और बीमारी में तो हाल और भी खराब हो जाते हैं, कोई पानी देने वाला भी घर में नहीं रहता है। ऐसे समय में हरिहर काका का अपने भाइयों के परिवार के प्रति लगाव कम होने लगता है। और ऐसा ही एक इंसिडेंट होता है जब घर में मेहमान आते हैं, तरह तरह के पकवान बनते हैं, लेकिन हरिहर काका को वही रूखा सूखा दिया जाता है। तब हरिहर काका विरोध करते हैं, गुस्सा करते हैं और अपने भाइयों को इस बात की शिकायत करने खेत की तरफ निकल जाते हैं। महंत को ये बात पता चलने पर महंत उन्हें रास्ते में रोककर ठाकुरबाड़ी ले जाते हैं। उनके मन में परिवार के प्रति विष भरते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब ये सब छोड़कर हरि भजन में लग जाओ, अपनी सारी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दो। हरिहर काका को भी कहीं ना कहीं मन में ये सही भी लगता है कि मुझे पूछने वाला कौन है, लेकिन उनको ऐसा भी लगता है कि अपने भाइयों के साथ यह धोखा देना होगा। तभी इधर भाई जब शाम को घर आते और उन्हें इस घटना का पता चलता है तो वो ठाकुरबाड़ी जाकर हरिहर काका से माफी मांगते हैं और उन्हें घर चलने के लिए कहते हैं। पर हरिहर काका उस समय बहुत गुस्से में रहते हैं और महंत और गांव वाले भी यही कहते हैं कि एक दिन रात को उन्हें यहीं रहने दीजिए। और अब हम भाग 2 में देखते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ। कहानी में आगे क्या हुआ यह जानने से पहले इस अंश में आए नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। बदलाव, परिवर्तन, क्षमा याचना, माफी मांगना, आओ भगत, खातिरदारी, मुस्तैद, तैयार, हाजिर, उपस्थित, निरंतर, लगातार, वाकिफ होना, जानना, पहनी, तेज, धारदार। मुहावरे हैं दिल पसीज जाना, दया आना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई खाली हाथ वापस रात में घर लौट गए। इधर रात में ठाकुरबाड़ी में काका के लिए विशेष मिठाइयाँ बनाई गई, बहुत अच्छा खाना उन्हें खिलाया गया। साथ ही महंत जी ने उन्हें प्रवचन सुनाए, बड़े बड़े धर्म के उपदेश सुनाए, जिनको सुनकर जो हरिहर काका है वो बहुत खुश हुए, उन्हें उनके मन को शांति मिली। इधर रात भर जो भाई थे उन्हें नींद नहीं आई। उन्हें लगा कि 15 बीघा जमीन का क्या होगा, इतनी मोके की जमीन है, इतनी उपजाऊ जमीन है, अगर वो हाथ से निकल गई तो। सुबह सुबह तड़के वो लोग फिर से ठाकुरबाड़ी में गए, उनके हाथ पैर पकड़े हरिहर काका के, उनसे माफी मांगी। इतना ज्यादा उन्होंने रोना धोना किया कि हरिहर काका को उन पर दया आ गई और वो घर वापस जाने को तैयार हो गए। घर आने पर घर में बाकी लोगों का व्यवहार भी पूरी तरह से बदल गया। उनकी जो पत्नियां थी उन्होंने उनके पैर पकड़कर अपनी गलती के लिए माफी मांगी और अब हर समय कोई ना कोई उनकी सेवा के लिए हाजिर रहता था। जो चाहते थे वो उन्हें मिलता था। खाने में तरह तरह के पकवान मिलते थे जैसे कि कोई मेहमान आया हो।
तो मेहमानों की तरह काका का स्वागत होने लगा। इस तरह से काका बड़े खुश हो गए और उन्होंने मन ही मन महंत को धन्यवाद दिया, क्योंकि महंत अगर उस दिन उन्हें ठाकुरबाड़ी नहीं ले जाते, उनसे बातचीत नहीं करते, तो उनके भाइयों का यह हृदय परिवर्तन या भाइयों के व्यवहार में यह परिवर्तन नहीं होता। इधर गांव वालों ने वो जो हरिहर काका की गुस्से वाली घटना देखी थी, फिर हरिहर काका ठाकुरबाड़ी गए, ये भी घटना देखी थी। तो गांव वालों में अब काका की जमीन को लेकर चर्चा शुरू हो गई। गांव वालों में दो तरह के पक्ष बन गए, मतलब दो पार्टीज बन गई। एक पार्टी वो थी या एक पक्ष वो था जो कहता था कि हरिहर काका की जमीन ठाकुरबाड़ी को मिल जाना चाहिए, और दूसरी पार्टी कहती थी कि हरिहर काका की जमीन उनके भाइयों को, उनके बच्चों को ही मिलना चाहिए। चलिए अगले अंश में क्या होता है यह देखते हैं। इस अंश में कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने से पहले इस अंश में आए नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। अन्याय, अत्याचार, समाधान, उपाय, हिमायती, समर्थन करने वाले, प्रतीक्षा, इंतजार, मद्देनजर, ध्यान में रखकर, निष्कर्ष, नतीजा, एकांत, अकेले में, उत्तराधिकारी, वारिस, टोह, खोज, वय, वसीयत। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि उन दो वर्ग बन गए। तो जो पहला वर्ग था उसमें ऐसे लोग थे जो कि धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जिनका ठाकुरबाड़ी में अंधश्रद्धा थी। साथ ही साथ वो सुबह और शाम वहां पर दर्शन के लिए जाते थे, भोग का प्रसाद खाने के लिए जाते थे। तो ये लोग धार्मिक प्रवृत्ति वाले और पेटू और चटोर लोग थे, जिनको कि प्रसाद का लालच भी था। वहीं जो दूसरा वर्ग था वो पढ़ा लिखा, समझदार, प्रगतिशील विचारों का वर्ग था, जो सोचता था कि आखिर खून का रिश्ता भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और हरिहर काका की जमीन अगर उनके भाइयों के बच्चों को मिलेगी तो उनका विकास होगा, उनका जो भविष्य है वो सुधरेगा। तो ऐसे लोगों का, जो कि उनकी ही तरह किसान थे, उन लोगों का सोचना था कि जमीन तो घर में ही रहनी चाहिए। तो आपस में ये वर्ग के लोग एक दूसरे से झगड़ा भी कर लेते थे, मारापीट भी कर लेते थे, जबकि बात होती थी हरिहर काका के विषय में। तो इस तरह से पूरे गांव में केवल चर्चा का यही विषय हो गया था, डिस्कशन का यही विषय हो गया था, और लोग आपस में झगड़ा भी कर लेते थे। इधर घर में क्या हुआ कि धीरे धीरे भाइयों ने यह सोचकर कि कहीं आगे ऐसा ना हो कि काका ठाकुरबाड़ी के नाम जमीन कर दे, इसलिए भाइयों ने हरिहर काका से कहा कि वो जमीन भतीजों के नाम कर दे। हरिहर काका सोच में पड़ गए। उन्होंने लेखक से इस बारे में चर्चा की कि क्या करना चाहिए, क्या जमीन अपने भाइयों के नाम करना चाहिए। तो लेखक ने उनसे चर्चा में बताया कि वैसे भी उनके जाने के बाद तो जमीन अपने आप ही उनके भतीजों के नाम हो गई, तो फिर अभी लिख कर देने की क्या जरूरत है। और साथ ही साथ भले ही काका अनपढ़ थे, लेकिन उनको अनुभव काफी था, और उन्होंने भी यही सोचा कि आज मेरे भाई मुझे पूछ रहे हैं, वो केवल खून के रिश्ते के कारण नहीं, शायद मेरी जमीन को कब्जे में लेने के लिए वो लोग मुझसे इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन है उसको वो समझ गए थे कि भाई के जो व्यवहारों में अंतर आया है वह जमीन के कारण ही आया है। और उन्होंने गांव में दूसरे भी ऐसे एग्जाम्पल देखे थे, गांव में ऐसे और दूसरे लोगों का भी उन्होंने देखा था कि उनकी लाइफ मिजरेबल हो गई थी, बड़ी दयनीय दशा हो गई थी उन लोगों की, जब उन्होंने अपनी जमीन अपने रिश्तेदारों या बेटों के नाम कर दी और उसके बाद में उन्हें कोई पूछने वाला घर में नहीं था। तो इन सब अनुभवों के आधार पर उनके भाइयों का पहले का व्यवहार और आज का व्यवहार, यह सब सोचकर हरिहर काका ने लेखक से चर्चा करने के बाद में यह निश्चय किया कि जीते जी तो वो कभी भी किसी को अपनी जमीन नहीं देंगे या उनके नाम नहीं लिखेंगे। वहीं अभी महंत जो था, वो जब मौका मिलता था, जब हरिहर काका उसे अकेले में मिलते थे, तब हरिहर काका को कहते थे कि अब भी समय नहीं गया है, सोच लो काका, अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर दो, अपनी एक पक्की वसीयत लिख दो ठाकुरबाड़ी के नाम जमीन देने के लिए। तो इस तरह से महंत हरिहर काका को उकसाता रहता था कि वह अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दे। चलिए अब देखते हैं कि कहानी में आगे क्या होता है। कहानी में आगे क्या हुआ यह जानने से पहले चलिए नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं जो इस अंश में आए हैं। कृपा, दया, जागरूक, सजग, सावधान, अपहरण, चुरा ले जाना, राजी, तैयार,
लड़ाकू झगड़ा करने वाले, दबंग प्रभावशाली, परिणत करना बदलना, गोपनीयता बात छिपा कर रखना, अप्रत्याशित अचानक, गुहार लगाना, आवाज लगाना, चंपत होना, भाग जाना, शुभ चिंतक भला चाहने वाला, प्रस्थान करना, जाना। यहाँ मुहावरा भी आया है, कान खड़े हो जाना, सतर्क हो जाना। तो जब महंत हरिहर काका से कहते थे कि ठाकुर बाड़ी के नाम अपनी जमीन लिख दो, तो काका न तो ना कहते थे और ना ही हाँ कहते थे, क्योंकि वो ना कहकर महंत का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। लेकिन उन्होंने मन ही मन यह निश्चय कर लिया था कि जीते जी वो किसी को भी अपनी जायदाद नहीं देंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब महंत को काका की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला या काका की तरफ से हाँ नहीं मिली, तो महंत को लगा कि ये 15 बीघा जमीन तो अपने हाथ से फिसल रही है, अब तो कुछ दूसरा उपाय करना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि ये हरिहर काका धर्म संकट में है, उसको समझ में ही इज कंफ्यूज्ड कि परिवार के नाम लिखूं या ठाकुर बाड़ी के नाम लिखूं। तो इसको जरा किडनैप करना पड़ेगा, अपहरण करना पड़ेगा। और उसके लिए फिर उन्होंने अपने साधु संतों की पूरी टीम बनाई, एक प्लान बनाया। चुपचाप ये प्लान को उन्होंने प्लान की तैयारी की और एक दिन आधी रात को सारे साधु संत हथियारों से लैस होकर हरिहर काका के घर पहुंचे और आनन फानन में हरिहर काका का अपहरण करके उन्हें वहां से लेकर छूमंतर हो गए। जब तक भाई कुछ संभलते, कुछ हथियार पकड़ते या कुछ करते, उसके पहले ही वो लोग वहां से निकल गए। भाइयों ने आवाजें लगाना शुरू कर दी। हो हल्ला सुनकर आसपास के लोग जाग गए और यह जो घटना थी अपहरण की, यह गांव में पहली बार हुई थी। सारे लोग उनके घर में आ गए। गांव वालों के साथ भाइयों ने सोचा कि हो सकता है यह महंत का काम हो, तो वे ठाकुरबाड़ी की तरफ निकल पड़े। ठाकुरबाड़ी में उन्होंने देखा कि बहुत शांति है, खामोशी है। तो उन्हें लगा कि नहीं नहीं, ये महंत का काम नहीं हो सकता है कि किसी डाकू ने पैसे कमाने के लिए या मोटी रकम वसूलने के लिए काका का अपहरण किया हो। और ये सोचकर वो ठाकुर बाड़ी से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी उन्हें अंदर से धीमी धीमी आवाजें सुनाई दी और फिर वो चौकन्ने हो गए। गांव वालों और भाइयों ने फाटक खोलने का प्रयास किया। चलिए आगे क्या हुआ यह जान लेते हैं। कहानी में आगे क्या हुआ यह जानने से पहले इस अंश में आए नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। रोड़े, ईंट का टुकड़ा, तितर बितर होना, इधर उधर जाना, बूते, दम पर, दुराचारी, बुरे व्यवहार वाला, उबारना, बाहर लाना, आत्मसमर्पण, अपने को सौंप देना। इस अंश में एक मुहावरा भी आया है, रंगे हाथों पकड़ना, गलत काम करते हुए पकड़ना। तो जब भाई और गांव वाले ठाकुरबाड़ी का फाटक खोलने की कोशिश कर रहे थे, तभी ठाकुरबाड़ी की छत से उनके ऊपर पत्थर और रोड़े फेंके गए, जिससे कि गांव वाले इधर उधर दौड़ने लग गए अपनी जान बचाने के लिए। गांव वाले अपने हथियार संभालते, तब तक ठाकुरबाड़ी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग होने लगा, जिसमें कि एक लड़के के पैर में लग गई। तब गांव वाले अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। तीनों भाई के लिए अकेले ठाकुरबाड़ी के साधु संतों से लड़ना मुश्किल था, इसलिए वो लोग पुलिस स्टेशन की तरफ भागे। इधर ठाकुरबाड़ी के अंदर महंत और साधु संत हरिहर काका के साथ जबरदस्ती करने लगे। महंत उसे कहने लगे कि अरे तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, पर बाद में तुम्हें समझेगा कि मैंने ऐसी जबरदस्ती तुम्हारे साथ क्यों की। जल्दी से इन कोरे कागजों पर अपना अंगूठा लगा दो। जब हरिहर काका तैयार नहीं हुए तो उन्होंने जोर जबरदस्ती करके कोरे कागजों पर उनका अंगूठा लगा दिया। यहाँ पर हरिहर काका को महंत का असली रूप दिखाई दिया। वह महंत जो भक्त था, इतना अच्छा था और जिसे वह भगवान के समान मानते थे, वही महंत उन्हें स्वार्थी, लालची और निर्दयी दिखाई दिया। तो हरिहर काका को अब ठाकुरबाड़ी लोगों के प्रति जो प्रेम भाव था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। उन्हें लगा कि इनसे अच्छे तो मेरे भाई हैं, जो मुझे पूछते नहीं हैं पर इतना बुरा व्यवहार तो नहीं करते। इधर भाई जल्दी से सुबह होने से पहले ही पुलिस को लेकर ठाकुरबाड़ी पहुंच गए। जितनी पुलिस थी उन्होंने ठाकुरबाड़ी को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की और फिर वो सुबह का इंतजार करने लगे, क्योंकि अंधेरे में कुछ भी कर पाना मुश्किल था। सुबह होने पर पुलिस ने
चिल्लाना शुरू कर दिया कि अपने आप को आत्मसमर्पण कर दो। फायरिंग लगाना शुरू कर दिया, पर ठाकुरबाड़ी के अंदर से किसी भी तरह की हलचल या आवाज नहीं हुई। भाइयों को लगा था कि अब पुलिस के सामने जब ये लोग पत्थर फेंकेंगे, फायरिंग करेंगे, तो ठाकुरबाड़ी के लोगों का सच पुलिस के सामने आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के अंदर वही सन्नाटा, वही शांति थी। चलिए आगे क्या हुआ कहानी में यह जान लेते हैं। कहानी में आगे क्या हुआ यह जानने से पहले इस अंश में आए नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। वृद्ध, बूढ़े, वय, आयु, महटिया जाना, नजरअंदाज करना, गर्व, गौरव, सावधान होना, सतर्क होना। इस अंश में एक मुहावरा भी आया है, खून खोल उठना, बहुत गुस्सा आना। तो जब पुलिस फायरिंग कर रही थी, फिर भी ठाकुरबाड़ी के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। सुबह सुबह एक बूढ़े 80 साल के साधु ने ठाकुरबाड़ी का दरवाजा खोला। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। वह यही कहता रहा कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। पुलिस उसके साथ उसकी उम्र के कारण जोर जबरदस्ती नहीं कर पाई। फिर ठाकुरबाड़ी की तलाशी ली गई। हर एक कमरे को खोल कर देखा गया, छत पर देखा गया, पर कहीं पर भी कोई भी नहीं मिला। भाई परेशान हो गए, चिंतित हो गए कि महंत और हरिहर काका गए तो गए कहाँ। तभी उन्हें एक कमरा दिखाई दिया जिसमें कि एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। जब साधु से उसकी चाबी के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि उसके पास चाबी नहीं है। तभी कमरे के अंदर से धक्का देने की आवाज उन लोगों को सुनाई दी। आनन फानन में उस कमरे का ताला तोड़ा गया, और जब कमरे को खोला गया तो उसके अंदर हरिहर काका की दशा देखकर उनके भाइयों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्हें लगा कि अगर अभी महंत होता तो हम उसकी जान ले लेते। तो चलिए कहानी में आगे क्या हुआ यह जानते हैं। इस अंश में दो नए शब्द भी आए हैं, उनका अर्थ जान लेते हैं। बंधन मुक्त, आजाद करना, काली करतूत, बुरा काम, और एक मुहावरा भी है, पर्दाफाश करना, सच्चाई सामने लाना। तो जब दरवाजा खोला गया ताला तोड़कर, तो उसके अंदर काका बहुत बुरी कंडीशन में थे। उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह के अंदर कपड़ा ठुसा हुआ था ताकि वो आवाज ना कर सके, और उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी बॉडी को टर्न करते हुए, लुढ़काते हुए दरवाजे पर धक्का देने की कोशिश की थी जब उन्हें बाहर आवाजें सुनाई दी थी। काका की ये हालत देखकर उनके भाई बहुत गुस्सा हुए। काका का जब सारा हाथ और मुंह की जो ठूसा हुआ कपड़ा है वो निकाला गया, तो उन्होंने महंत और साधु संतों की सच्चाई पुलिस के सामने बताई कि किस तरह से महंत ने उनके साथ जोर जबरदस्ती की, उन्हें मारा पीटा, उनके हाथ पैर बांध दिए, और उनके अंगूठों के निशान कोरे कागज पर ले लिए। तो ये सारी जो बुरा काम या काली करतूत महंत की थी वह उन्होंने पुलिस को बता दी। हरिहर काका भाग 2 में बस इतना ही। इसका भाग 3 लेकर जल्द ही मैं वापस आऊंगी। तब तक मेरे वीडियोस देखते रहिए और पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।